अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड रोस्ट के नए एपिसोड के साथ मैं हूं उस्मान खान और हमारे साथ हम सब के हसीम खान। हसी भाई, कैसे हैं आप? आपकी कैसी तबीयत है भैया? ठीक हैं? बस ठीक है हसी भाई। पूरे हफ्ते की खबरें जब हमारे सामने आती हैं तो पहले तो ये मुसीबत पड़ जाती है इसमें सेलेक्ट कौन कौन हाँ। करे लोगों को बताने के लिए। बट इस हफ्ते कुछ अच्छी खबरें भी हैं, कुछ अजीब सी भी हैं। आई थॉट आपके व्यूज़ लिए जाए। सबसे पहले बात करते हैं मौला जट की। पाकिस्तान की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी, और पिछले दिनों में पता ये चला पिछले वीक में कि वो इंडिया के अंदर भी रिलीज़ हो रही है। हाँ, दैट इज़ ऑन 2 अक्टूबर रिलीज़ डेट है इसकी इंडिया के अंदर। और अच्छा है जी। देखें, हम सारे लोग बात करते हैं कि इंडियन फिल्म्स जो हैं वो पाकिस्तान में लगनी चाहिए। तो पाकिस्तान की फ़िल्म जो इतनी अच्छी है और प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है, एक्टिंग बहुत अच्छी है, तो इंडिया के लोगों को वो भी देखनी चाहिए। और एक और बात, अभी ज़िंदगी एक्टिव एक चैनल है और ज़िंदगी एक्टिव में सारे पाकिस्तान के ड्रामे भी चल रहे हैं और इंडियंस बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं ड्रामे। तो वाई नॉट, वो पहला एक मौला जट अगर आ जाती है और मौला जट के बाद लोगों को पसंद आनी शुरू हो जाती है तो वो रास्ता खुल जाएगा और भी पाकिस्तानी फिल्म्स का, जहाँ पे हमारे कल्चर और हमारे आइडल्स जो हैं वो भी हम लोगों तक, और हमारी स्टोरी टेलिंग क्या होगी वो भी हम दुनिया को बता सकते हैं। जी, ये बात तो ठीक है सी भाई, लेकिन आई थिंक दुनिया की हर चीज़ उतनी आइडियल है नहीं जितनी वो दिखती है। और हाँ। वही हुआ कि महाराष्ट्र, जहाँ पे मुंबई है जिस हाँ। स्टेट के अंदर, वहाँ पर राज ठाकरे ने धमकी दे दी है सारे थिएटर ओनर्स को कि जिन्होंने भी मौला जट की वो दिखाया, स्क्रीनिंग की, तो वो उनको आग लगा देंगे। और ये जो इंतहा पसंदी है या एक्सट्रीमिज़म है, जिस तरह से आई थिंक हमारे मुल्क में हमारे जितना ही शायद वहाँ पर भी होगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि आप पिछले 77 साल से नफ़रतें बांट रहे हैं, नफ़रतें ही फैला रहे हैं। तो चलें, नई जनरेशन है, नई जनरेशन जहाँ दुनिया सारी बदल गई है, तो एक दफ़ा सारे इस जनरेशन में, जो जनरेशन अभी की है, तो वो चाहते हैं कि पीस हो, प्यार मोहब्बत रहे, एक दूसरे के काम को सराहा जाए। तो आई थिंक इसमें बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए। हमारे दोनों तरफ के हालात यही हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये चाहते हैं कि ये नफ़रतें इसी तरह ही रहें ताकि उनके कोई अल्टीरियर मोटिव्स पूरे हो सकें। लेकिन आर्ट होल्ड्स नो बाउंड्रीज। तो आपको, जब आप एक हॉलीवुड की फिल्म बाहर से लग सकती है, तो एक पाकिस्तानी या इंडियन फिल्म क्यों नहीं लग सकती है? तो लगाएं। और हम लोग तो, मैं आपको वही बता रहा हूँ उस्मान, के मैं तो बॉलीवुड देख के ही बड़े हुए हैं, जवान हुए हैं। और हमारे लिए तो यही चीज़, और एक टाइम जब मुशर्रफ साहब का दौर था तो उसमें इंडियन फिल्म्स पाकिस्तान में लग रही थी। और जो सिनेमा का, मैं तो अभी भी सबको कहता हूँ कि नेटफ्लिक्स पे फिल्म देखना और सिनेमा पे फिल्म देखना, मैं हमेशा सिनेमा को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो जो लार्जर देन लाइफ का जो एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे नेटफ्लिक्स में तो हम 1.5 घंटे की फिल्म होगी, 20 मिनट में फॉरवर्ड कर करके तो हम देख के ख़त्म कर देंगे। लेकिन सिनेमा में हम वो पूरा एंजॉय करते हैं। तो वो जो एक पूरा सेटअप है, उस पूरे सेटअप के साथ उस फिल्म को देखें तो सही लोगों ने कितनी मेहनत की है, और मेहनत के ऊपर उनको क्रिटिसाइज़ करना है, उनको रोस्ट करना है, उनको सराहना है, 100 बिस्मिल्लाह सराय, लेकिन एक दफ़ा देख तो ले। सही बात है। और पता नहीं ये हम आगे मूवी लगती है इंडिया में, नहीं लगती, या क्या हालात होते हैं। बट हमारी तो इस प्लेटफॉर्म से यही रिक्वेस्ट होगी, जो बॉर्डर के उस पार लोग हैं, कि आप इसको भी मौका दें। देखिए, आप जिस तरह सी भाई आपने बोला, आर्ट का कोई बॉर्डर नहीं होता। जितनी लड़ाई होती है, बॉलीवुड के जो सॉन्ग्स होते हैं वो यहाँ हम भी गाते हैं। आपकी मूवीज़ को अगर हम डायरेक्टली सिनेमाज में नहीं देख सकते तो किसी ना किसी वे में हम भी देख लेते। एंड सिमिलरली हमारे जो ड्रामाज होते हैं एक तरह से दूसरी जगह वो वहाँ पर चले ही जाते। सो हमारी तो यही रिक्वेस्ट होएगी कि कल्चर को पनपने दें, और उसी की वजह से शायद हम दोनों मुल्कों के अंदर पीस आ जाए। और वही किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी, आप सब कुछ मुल्क जो हैं वो सब कुछ बदल सकते हैं, अपने हमसाये नहीं बदल सकते। सो ये हमने रियलाइज़ करना है कि ना पाकिस्तान इंडिया के साथ अपना बॉर्डर को ख़त्म करके कहीं और उठ के जा सकता है, ना इंडिया कहीं और उठ के जा सकता है। तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि दिस इज़ हाई टाइम कि वी टॉक ऑफ पीस एंड वी टॉक ऑफ लव अक्रॉस द बॉर्डर। बिल्कुल जी। और जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री आप देखें कि बॉलीवुड जो है वो इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसी तरह ही अगर बॉलीवुड यहाँ पर भी पाकिस्तानी इकोनॉमी को भी थोड़ा सा बूस्ट दे देता है, और जितने लोग इसके साथ एसोसिएटेड हैं वो यहाँ पर जितनी ज़्यादा काम होगा उतने ज़्यादा उनकी भी रोज़गार के मौके उन लोगों को मिलेंगे। और लोग ये समझते हैं कि इस फील्ड में कुछ नहीं रखा है, तो आई थिंक कि
उनको भी एक मौका मिलेगा अपनी कहानी सुनाने का, और वो आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग ही है ये फिल्म मेकिंग। सो लेट्स सी कि कौन अच्छा सुनाता है, और जो अच्छा सुनाएगा लोग उसको ज़रूर देखेंगे। सही बात है। और फिर आफ्टर ऑल इंडिया में भी हम देख चुके हैं, आतिफ को देख लें, राहत फ़तेह अली खान को देख लें, फवाद जफ़र को देख लें, फवाद को देख लें, ये सारे वो लोग हैं जो कि पॉपुलर हैं, इनकी ठीक ठाक किस्म की फ़ैन फॉलोइंग है। सो आई थिंक उस आर्ट को वहाँ पर निकलने का मौका दिया। और मौला जट के बाद हमजा अली अब्बासी भी शायद वहाँ पे उनका हार्ट थ्रो बन जाए, और वो वहाँ पे भी, तो वी आर सो लुकिंग फॉरवर्ड कि मौला जट जब इंडिया में रिलीज़ होती है तो देखें कि इंडिया की आवाम का क्या रिएक्शन आता है मौला जट के। बिल्कुल सही बात है। सी भाई, आपने इकॉनमी की बात की, आपने पैसे कमाने की बात की, एक नया कॉन्सेप्ट पैसे कमाने का यंग बच्चों के लिए भी आ रहा है। हमने शुगर डैडीज़ का, आपने कभी सुना हुआ है ज़िंदगी में? जी, हम उसी उम्र में हैं। इस उम्र में लोग हमें 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 उसी तरह ही नवाज रहे होते हैं इन्हीं अलकाबात से कि जी अगर कोई किसी छोटी उम्र की लड़की के साथ जा रहे हों तो वो अल्लाह जी भाजी शुगर डैडी कोई ना कोई माहौल तो पा ले होना है। तो वो इस तरह का हमारे साथ ये हो रहा होता है, और इस उम्र में तो ये होता है कि हर तरह का एज ग्रुप जो है वो आपके साथ ही हो रहा आता है। तो ये शुगर डैडीज तो मैंने सुना है जी। ऐसी भाई, आपने शुगर मॉमीज़ का सुना है? देखें जी, जहाँ पर औरतें हर तरह से मुकाबला कर रही हैं मर्दों का, और वो इक्वालिटी की बात करती हैं, तो ये कोई इतना मेरे लिए इतनी कोई हैरत की बात नहीं है। जहाँ शुगर डैडीज़ हैं वहाँ शुगर मॉमीज़ हैं। अगर शुगर डैडीज़ जो हैं वो अपने से छोटी उम्र की लड़कियों का ख्याल रख सकते हैं, तो शुगर मॉमीज़ अपने से छोटे लड़कों का ख्याल क्यों नहीं रख सकती? आखिर वो भी दिल रखती हैं, और उनको भी इस बात का ख्याल है कि हम उन बच्चों को मेंटोर भी कर सकते हैं, उनको बेहतर भी कर सकते हैं, और उनको सिखा भी सकते हैं कि प्यार कैसे करते हैं और प्यार कैसे होता है। अच्छा जी भाई, मुझे तो पहली दफ़ा जब ये फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एड्स चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, सोशल मीडिया भरा हुआ है, मुझे तो पहले शौक लगा थोड़ा सा, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो, यू नो, आपकी वो जो बराबरी वाली बात है वो मैं मान सकता हूँ, लेकिन मुझे पहली दफ़ा तो शौक लगा कि यार ऐसे भी होता है। बट आप कहते हैं तो ठीक है। ये मेरा हिसाब ये है कि देखें, पहले हमारे ज़माना जो पिछली सदी थी उसमें सिर्फ मर्दों की डोमिनेंस थी, और हर एक की जो भी हम कोई याशी का माहौल होता था वो सिर्फ मर्दों के लिए ही होता था। तो आप ख़वातीन ने कहा है कि जी आपकी फिकिर ऐसी, हम पीछे क्यों रहें? जहाँ पे हम बैचलर नाइट के लिए बॉयज़ बाहर जाया करते होते थे, तो आप ख़वातीन का भी वो बैचलर नाइट है, तो वो कहते हैं जी हम सब अपने आप को एंजॉय करें। अब लड़के बाहर जाते हैं, बाहर के मुल्क जा रहे हैं, तो लड़कियां भी बाहर के मुल्क जा रही हैं, और वो हर एक चीज़ को इक्वालिटी है, तो आई थिंक ठीक है। और अगर शुगर मॉमीज़ जो हैं वो जो सख्त लॉन्डों के जो टैंट्रम्स हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त कर सकती हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शुगर डैडीज तो टैंट्रम्स बर्दाश्त कर लेते हैं और वो माशाल्लाह होम्योपैथिक होते हैं, तो उनके साथ वो बस वो ये कहते हैं वो सामने बैठे हैं काफ़ी है, इनायत है। लेकिन शुगर मॉमीज़ ये नहीं कहती कि वो सामने बैठी हैं काफ़ी है, इनायत है। वो कहते हैं कि नहीं, हमें कम से कम वो बीन देयर डन इट वाला माहौल होना चाहिए, तो वो अच्छा है। और पैसे हैं तो वो चाहते हैं कि जी लोग मुस्तफ़ीद हो जाएं, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो ज़रा बढ़ती रहे। लड़कों को नौकरियां तो मिल नहीं, लड़कों को भी मैं क्वेश्चन करूंगा सख्त लॉन्डों को कि जो कि ये एड्स देख के उसके ऊपर धड़ाधड़ मैसेजेस करें, अप्लाई करें, इस चीज़ का ध्यान रखें, ये ना बाजी नसरीन बाद में पा बशीर निकल आए। ये भी बहुत बड़ा मसला है कि हम लोगों ने मल्टीपल किस्म के वो बनाए होते हैं। और ये भी जब वैसी भाई बड़ी मज़ेदार बात, जो मेरा आपको पता है मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ, जब उसमें हम एड्स रन करते हैं किसी भी ब्रांड के लिए, तो अगर लेट से वो फीमेल ओरिएंटेड ब्रांड होते हैं, तो जब हम उनको ही टारगेट करते हैं सिर्फ, तो बिलीव मी उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं वो फजल दीन का भी आ रहा होता है, वो फलाने का भी आ रहा होता है, निमकाने के, पता नहीं ये हमारी क्या लॉजिक नहीं वो सब देखें अब अच्छी बात सोचा करें ना यार। कोई अपनी बेगम के लिए वो चीज़ें लेना चाहता होगा, कोई किसी और के लिए, कोई अपने जानू मानू के लिए, तो इसी तरह ही है, ताकि लोग आजकल एक्सपोजर हर कोई लेना चाहता है, और वो एक्सपोजर की बात है, वो कहता है चाहिए ख़वातीन की कोई नई प्रोडक्ट आई है तो इसमें देख लेते हैं कि हमारे साथ की जो ख़वातीन है उनको कितना ये फैसिलिटेट कर सकती है ये प्रोडक्ट। तो मेरा ख्याल है इसी तरह ये तमाम मर्द हजरात जो है वो देखते हैं, तो दैट्स ओके। मतलब मैं तो कवर ही करूँगा। चलें, अब आप तो कहते हैं ना, वो आपको पता है सफ़ीर बन जाना चाहिए प्यार का इस दुनिया में है। कहीं पे प्यार नफरत की बात होती है ना, वहाँ पे सी भाई बहुत ठंडे हो जाते हैं। हाँ ना, रोस्टिंग आपकी वो नहीं बन, नहीं वो नहीं मैं बना, मेरा ख्याल ये होता है कि चलें, जहाँ तक मर्दों ने अपनी पूरी दुनिया में याशी कर ली इतने टाइम तक, तो चलें
अब जो मतलब हमने जो पुट्टा था तो वो बीबियाँ भी पुट ले आके देख ले कि ये आया केक, जो केक आई हमने वो भी केक आके देख ले कि जी क्या शुगर डैडी की कर रहे ने, शुगर मोमियाँ की कर सकदियां ने, जो मर्जी करना चाहते हैं जी करे, देखा जाएगा, कोई बात नहीं। हसीब भाई फ़ोन कौन सा यूज़ करे? यार मैं वो हैशटैग आईफोन वाला बॉय हूँ नहीं। मेरे पास जो वो है वो सैमसंग ही है, और वो वही मुझे चल रहा है, क्योंकि सैमसंग का भी मुझे बड़ा मज़ेदार एक चीज़ है, उसके अंदर एक फोल्डर है जिसको आप सिक्योर फोल्डर, अच्छा। वो मुझे लगता है कि हम जैसे जो बॉयज़ हैं जो 50+ हो गए हैं तो उनको वो चाहिए भी होता है। लेकिन क्या करें कि हमारे बच्चे जो हैं वो हर हर चीज़ समझ लेते हैं। अब मेरा बेटा अगर कोई मेरा फ़ोन खोलता है तो उसको हर चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है, तो जी बाबा जिससे बात कर रहे थे ये अब इससे क्या, ना आईफोन इससे रोक सकता है, ना सैमसंग रोक सकता है, ना हवावे रोक सकता है, ना ओप्पो रोक सकता है। कौन रोकेगा भाईजान इस तरह के फ़ोनों के? ये तो है, लेकिन मेरा तो दुख जो है ना वो कोई और है। अच्छा हाँ, क्या? वो ये है कि जिस तरह आप सैमसंग यूज़ करते हैं, मैं आईफोन यूज़ करता हूँ, और आईफोन 16 आ रहा है। तो जहाँ पर दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, वहाँ पर जो जेब है और जो दिमाग है वो मानने को तैयार नहीं है कि आईफोन 16 की कीमत में आप एक मेरान गाड़ी ले सकते हैं। ना करें। जी 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 जी, आईफोन 16 आ गया है और उसी की पैसों में एक नई मेरान गाड़ी आ रही है। सो आप मुझे बताएं कि किधर जाएं हम लोग? यार मुझे लगता है कि ये 16 का लफ्ज़ ही बड़ा खतरनाक है। ये 16 उम्र की अल्लाह के जी वो अल्लड़ जवानी या कोई और, तो जहाँ पे भी ये 16 आ जाता है उस पे पैसे बढ़ ही जाते हैं, पता नहीं क्या होता है। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये 16 वाला काम ये बिल्कुल ठीक रहा है। सही बात है। एक तो ये, फिर ऊपर से जो ये पीटीए वाले टैक्सेस हैं, वो फ़ोन की कीमत ज़्यादा तो उसके टैक्सेस पड़ जाते हैं। तो आजकल ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न हमारे मुल्क में आया हुआ है कि जो आईफोन 16 आएगा वो लोग कैसे खरीदेंगे। मे बी वो शुगर डैडी, शुगर मॉमीज वहाँ पे हेल्प करेंगे। हाँ, कहीं ना कहीं वो कहेंगे आधे पैसे तुम डाल दो, आधे मैं डाल देती हूँ, तो वो इसी तरह लेने देने से काम जो है वो ठीक हो जाएगा। अच्छा जी भाई, एक तो एक और चीज़ भी उसके बाद में एक और पे करूँगा। आज की नई खबर ये है कि दानिया शाह साहिबा ने, जो कि शहजाद हकीम साहब के वाइफ हैं और आमिर लियाकत साहब की, मरहूम की एक्स वाइफ है, उन्होंने आज भावलपुर में मुकदमा कर दिया है जो आमिर लियाकत साहब की फ़र्स्ट वाइफ है उनके ऊपर, कि वो उन्होंने उसकी कत्ल की साजिश कर रही है उनके लिए। अच्छा, तो डू यू थिंक कि वो बात है कि आमिर लियाकत साहब को क्या मरने के बाद भी सुकून ना आया, और अब ये वाली डायनामिक्स आ चुकी हैं कि ख़वातीन दूसरे के ऊपर कत्ल की बेतुकी FIR या इस तरह से करा रही हैं? डू यू हैव अ वन पॉइंट काइंड ऑफ अ स्टांस? यार आई बिलीव कि जब एक इंसान दुनिया से चला जाता है तो वो तो पर्दा कर गया है, ख़त्म हो गया, दुनिया से चला गया, लेकिन अल्टीमेटली जो असल चीज़ है वो लोग अभी तक उसको कैश कर रहे हैं। देखिए आमिर लियाकत का नाम था और नाम के साथ उन्होंने हर एक को, दानिया साहिबा भी, उन्होंने बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स लिए और इसी तरह ही चला करोड़ों में कमाया। लेकिन जहाँ तक हम उनकी पहली बेगम की बात करते हैं, वो तो उनके उस वाले टाइम पे उनके साथ ही जिस वक्त आमिर लियाकत कुछ भी नहीं थे, तो वो उन्होंने उनकी सारी स्ट्रगल्स देखी हुई हैं। तो आई थिंक उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना, आई डोंट थिंक सो कि अब ये राइट है कि क्या करना है क्या नहीं। जो इंसान इस दुनिया से चले गए हैं तो वो उनसे का एसोसिएशन ही किसी की नहीं रही, तो फिर के लड़ाइयों की फ़ायदा क्या है इन चीज़ों का? दैट्स माय वन पॉइंट टेक। नहीं, ये क्योंकि आज अभी ये भी ट्रेंड कर रहा था, तो आई थॉट कि इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। एंड लास्टली पाकिस्तान के बारे में, जहाँ पर बहुत सारी बुरी खबरें भी आती हैं, पाकिस्तान के बारे में एक बहुत अच्छी खबर भी, मतलब किसी कोई अचीवमेंट के लिहाज से, बट आपने ये देखा होगा सी भाई, ये जो सऊदी अरेबिया में जद्दा से लेकर रियाद तक सऊदी अरेबियन एयरलाइन के 3 777 जहाज़ थे, ठीक, जिनको मूव किया गया जद्दा से रियाद में, और उसके अंदर रेस्टोरेंट्स बनेंगे कुछ और, या वहाँ पे फैमिली की एक्टिविटीज़ के लिए कुछ बनेंगे। सो ये तकरीबन 950 किलोमीटर का फासला है, ठीक है, और इसको मतलब काफ़ी लंबा सफ़र है, और पूरे डेजर्ट के बीच में है। और जब उनको ट्रकों पे लाद के इन जहाज़ों को जद्दा से रियाद भेजा गया, और इस पूरी जर्नी को तकरीबन 12 दिन लगे, 12 या 15 दिन लगे। और आप यकीन माने कि वो जो 3 ट्रक थे जिनके ऊपर ये जहाज़ लदे हुए थे, और उन तीनों ट्रकों के ड्राइवर जो थे वो पाकिस्तानी थे।
अरे वाह 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 वाह। मैं देखें पाकिस्तानियों का कमाल तो ये है कि कोई बाहर से कोई खातून आती है और वो पाकिस्तानी ड्राइवर के साथ उसकी शादी हो जाती है कि ये गियर बहुत अच्छा लगाता है, तो हम तो हमारे लिए तो माशाल्लाह गियर से लेकर गाड़ी चलाने तक हमारे पाकिस्तानी ड्राइवरों का कोई सानी है ही नहीं। और जहाँ पे जुगाड़ लगाने की बात है, हम सबसे वो कौम है जो कि अपने बॉसेस को भी ये चीज़ बताते हैं, आप इतने की कर रहे हैं, इतने की हो जाएगी और मैं ये यहाँ से लेकर रूम करके चीज़ें ले जाऊंगा, और वो बॉस भी परेशान होते। गोरा इस बात पे परेशान, अब ये जो जहाज़ गए हैं तो गोरे परेशान हैं कि हम उनको किस तरह लेके जाना चाह रहे थे और ये कैसे गए हैं ये जहाज़। तो आई थिंक कि वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे वाला कॉन्सेप्ट है, और बहुत अच्छे अगर नाम पाकिस्तानियों का पे बना है तो आई थिंक कि उन्होंने वो कारनामा सर अंजाम दिया है कि जहाँ पे सब लोगों ने ना कर दी, वहाँ पाकिस्तानी ये बात कह रहे हैं कि हम करके दिखाएंगे, और उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि लो जी तुसी सिर्फ पेपर ते बनाते रहो चीज़ां, असीं जहाज़ पहुँचा भी देता। सही बात है। और हर ड्राइवर को तकरीबन रुपयों में कोई 5.8 मिलियन 58 लाख रुपए के करीब रुपयों में उनको अवार्ड मिला। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इनकी इस अचीवमेंट को अचीवमेंट मान कर उनको बहुत सारी चीज़ों से नवाज भी रहे हैं। सो अगेन पाकिस्तानी ड्राइवर्स, ट्रक हो, बस हो, उनका वाकई एक कमाल है कि मतलब जो पाकिस्तान की रोडों पे चला लेता है ना जी, तो वो दुनिया की किसी भी रोड पे चला सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे जहाज हो, जो लोग हों, जो मर्जी, कुछ भी हो, तोप हो, वो उसको चला वो उनको चला के ले जाएंगे। वो कहते हैं जी हमें काम बताओ, उन्होंने नस्वार खानी और नस्वार खा के रख के उन्होंने काम पे निकल जाना, या कोई भी किसी तरह की भी चीज़ आ सकती है। ज़्यादातर हमारे पठान भाई हैं जो वहाँ पे डिफरेंट जगहों पे होते हैं, तो उनका जो पैशन है वो पैशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और जब उन्होंने एक बात ठान ली है तो फिर वो करके ही छोड़ते हैं। वो कहते हैं कि जी ऐसी की तैसी, अब तो जो काम कहा है वो काम होके रहेगा। तो ये एक वाकई एक बहुत अच्छी खबर थी। पिछले वीक के अंदर ये काफ़ी ट्रेंड होता रहा और ग्लोबली ट्रेंड होता रहा। और फिर इसी के अंदर ये हुआ कि वहाँ के एक बिजनेसमैन ने ये भी कहा कि जो इसकी सबसे अच्छी तस्वीर खींचेगा इस जर्नी की, वो उसको भी कोई ना कोई अवार्ड वगैरह मिल रहे थे। तो उससे क्या हुआ कि जो सऊदी पॉपुलेशन थी वो भी बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट। तो ये जो पाकिस्तानी ड्राइवर थे वो ट्रेंड करना शुरू हो गए, लोगों ने उनके इंटरव्यूज़ लेना शुरू कर दिए जहाँ पर भी वो रेस्ट करते थे। बट बाय फार दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। जहाज़ों को एक तो सड़क पे चलता हुआ देखा, और वो भी एक पाकिस्तानी का चलाते हुए देखा। क्योंकि हम यूजुअली हम मशहूर जो है ना वो अजीब अजीब चीज़ों के ऊपर हैं। दुबई के वीज़े बंद हो गए, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। अरे बड़ी टेंशन है दुबई के वीज़ों वाला की भी बड़ी टेंशन। मैं भी मेरा दोस्त है, उसने उसका एक सिंगल एंट्री लगी, तो उन्होंने कहा अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपको वीज़ा मिल जाएगा वरना नहीं मिलेगा। तो वो आया मेरे पास, उसने मुझे कहा कि यार मैंने अपनी मास्टर्स की डिग्री जो है वो मैंने जमा करवाई है। जी, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं इसी चीज़ के बारे में। ये भी आपने थैंक यू, आपने हाईलाइट किया। दुबई के वीज़ास नहीं लग रहे और उसमें करतूत हमारे ही हैं। हाँ, सबसे पहला जिसकी वजह से हमें वीज़े नहीं मिल रहे वो ये है कि यहाँ से लोग वीज़ा लेके विजिट वीज़े पे वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पे भीख मांगना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मैं खुद उस मुल्क में बहुत अरसे से रह रहा हूँ, तो ये इंतहाई शर्मिंदगी की बात है कि दुबई जैसे मुल्क में आप कहीं पर खड़े होते हैं तो एक बंदा आपसे पैसे मांगने के लिए आ जाता है, और ना चाहते हुए भी आपको सर शर्म से झुका लेना पड़ता है जब आपको ये पता लगता है कि वो बंदा जो है वो पाकिस्तानी है। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा, क्योंकि दुबई के बारे में आप ये समझे कि दुबई अपने आउटलुक की वजह से बहुत कॉन्शियस, ठीक है, दुबई चाहता है हमारी हर चीज़ जो है वो फिट फाट नज़र आए। दूसरा रीज़न ये सी भाई कि यहाँ से लोग वहाँ पर जाते हैं, वो कमती रजिस्टर करते हैं, वहाँ पर फेक एम्प्लॉयज़ शो करते हैं, बैंक के पास जाते हैं, बैंक से कर्जा लेते हैं, कर्जा लेके पाकिस्तान वापस आके गायब हो जाते हैं। सो ये फाइनेंशियल क्राइम के अंदर भी आना शुरू हो गया। और तीसरा, एक बेताशा लंबी तादाद है। आपने जो फैमिली वाली बात की, इसका भी इशू है। लोग क्या कर रहे हैं, फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई किया, माँ के साथ, बीवी के साथ, बहन के साथ, जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो अकेले चले जाते हैं। आपको पता है 90% लोग जो हैं वो आजकल डिपोर्ट हो रहे हैं इस वजह से, क्योंकि वो सिस्टम में आ जाता है कि इसने फैमिली के साथ वीज़ा लिया हुआ है। तो लोग उनको वहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है कि भाई तूने लिया तो फैमिली ट्रिप के लिए था, कल्ला कितने आ गए, कल्ला कितने इतने किहड़ी फैमिली किहड़ी मां नूं लैके जाना किहड़ी मां नूं इत्थे सैर कराउण आया, तो जड़ियां अपनी बुढ़िया ने उन्होंने लैके आओ नाल, ते सैर कराइए, ठीक है। और फिर उनकी विजिट वीज़ा की कुछ खास रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपके पास कैश होना चाहिए, होटल की बुकिंग होनी चाहिए, रिटर्न एयर टिकट होनी चाहिए, यही विजिट वीज़ा होता है। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि दुबई जहाँ पर ओपन आर्म्स के साथ पूरी दुनिया को ग्रीट करता है, वहाँ पर पाकिस्तान जैसा मुल्क, और हमें रोक दिया गया। और
और इसी पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस चीज़ को हमें एज पाकिस्तानी सोचना चाहिए कि यही दुबई जो है ये कितने लाखों करोड़ों घरों को चला रहा है पाकिस्तान के अंदर, और हमने उसको भी तबाह कर दिया है उस रिलेशनशिप को। मैं कहता हूँ उस्मान, ये जो जितने भी बिजनेसमैन यहाँ से जा रहे हैं, एक तो आपने ये बात की कि वो वहाँ से पैसे निकाल, और एक उनको तमाम बिजनेसमैन जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको प्लीज़ ये बताना है कि दुबई पाकिस्तान नहीं है कि जहाँ पर आप जाके कुछ जुगाड़ लगा लेंगे और आप कहेंगे कि यार ये पाकिस्तान में तो हमने ये बिज़नेस कर लिया, हम दुबई में भी ये वाला बिज़नेस कर सकते हैं। वो सिस्टम्स के साथ चलने वाला मुल्क है, तो आप अपने सिस्टम्स डेवलप करें और वहाँ पे अपना बिज़नेस करें और बहुत आसानी से आपका बिज़नेस वहाँ पे हो सकता है। तो अल्लाह का वास्ता है, हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारी ग्रीन पासपोर्ट की कहीं कोई इज्जत नहीं है, तो आप लोग और हम लोग ही हैं जिन्होंने वो इज्जत बनानी है। तो प्लीज़ कोशिश करें कि जितने भी लोग वहाँ पे हैं, मेक श्योर, एक तो बहुत से लोग वहाँ पे हैं वो अपनी आइडेंटिटी ही इसी तरह नहीं समझा रहे होते कि यार पाकिस्तानी, वो किसी न किसी और कंट्री के ऊपर कह रहे होते हैं कि जी हम ब्रिटिशर्स हैं या हम अमेरिकन पासपोर्ट के साथ हैं, वो अपने पाकिस्तान को नहीं बताते। तो वो यही है कि जितने माशाल्लाह चंद चाड़ हैं पाकिस्तानी वहाँ पे, तो उन पाकिस्तानियों के साथ भी हमें भी शर्मिंदगी होती है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि एक आपकी वजह से या तकरीबन 4-5-10 लोगों की वजह से पूरा पाकिस्तान जो है वो जलील हो रहा है, तो प्लीज़ जस्ट मेक श्योर कि इसके ऊपर भी कोई ना और आप काम करें। आखिर में सी भाई इसी क्योंकि ये टॉपिक आ ही गया, तो वहाँ पर दुबई ने एक वीज़ा एमनेस्टी स्कीम शुरू की हुई है आजकल, जिसके अंदर आपके ऊपर किसी भी वजह से आपने ओवरस्टे किया है, आप इलीगल एंटर, किसी भी वजह से आप दुबई में गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं, तो आपको बग़ैर फ़ाइन के, बग़ैर किसी बैन के, बग़ैर किसी वजह से आप वो वीज़ा एमनेस्टी डेस्क पर जाते हैं और आपको उस टाइम के लिए वो एग्ज़िट दे देते हैं। सो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि ऐसे लोग जो कि वहाँ पे फंसे हुए हैं किसी भी हाल के अंदर, एक ना एक दिन तो तुझे फड़े ही जाना है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, वहाँ पर आप बच तो सकते नहीं है, तो आप इस एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाए, वापस आए, पाकिस्तान का नाम रोशन। मैं एक और बात उस्मान, हमें ना, मैं जिस तरह आइल्स पढ़ाता हूँ बच्चों को, और बच्चे साहब यही कह रहे होते हैं कि जी हम डंकी लगा के चले जाएंगे कहीं या कुछ और होगा, कि आप दुनिया में कहीं भी आप इलीगली जाते हैं तो आप अपने ख़ानदान को तो छोड़ के जा रहे होते हैं, लेकिन आप किसी की खुशी पे, किसी के मर्ग पे वापस नहीं आ सकते। तो वो क्या ज़िंदगी हुई है, और आप उनको कैसे अपनी ज़िंदगियों को देखते हैं कि जिसको ज़िंदगी में कोई नया दुनिया में आया है आप उसको भी वेलकम नहीं कर रहे, जो इस दुनिया से जा रहा है आप उसको भी अल्लाह हाफिज़ नहीं करके जा रहे, और आप उसकी भी ज़िंदगी के उस हिस्से में उसके साथ नहीं हैं उसको अलविदा कहने में। तो आई थिंक कि थोड़ा सा लॉजिक्स को हटाकर दिल से सोचने की कोशिश करें तो आपको चीज़ों का अंदाज़ा होगा। हर चीज़ पैसा ही नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एहसास कर लिया जाए तो एहसास अफसोस से बेहतर होता। तो प्लीज़, दिस इज़ माई टेक ऑन दीज थिंग्स। एहसास के इस पैगाम के साथ इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपके साथ मिलेंगे वीकेंड रोस्ट में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।